आज का लेक्चर देखने के बाद आप एसी में 4 से 8 मार्क्स तो कंफर्म करने वाले हो। कल तक हमने बहुत सारी चीजों का रिवीजन कर लिया था। आज हम लोग बस एक ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत ना कुछ ईएमआई का बताना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग ना उससे काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हो कि वो है क्या चीज। वो आपका है, पहला तो आपका है ये फ्लक्स, ये इसका ई क्या आपका वोल्टेज। ये एक्चुअली में ना किसी भी एक कॉइल होती है, तो इसमें आती कैसे है? तो ये देखो, आप अगर ये एक एक्सपेरिमेंट ही है, मैं आपको इसको ईएमआई में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ये एक मैग्नेट है, ये आपकी एक कॉइल है, मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है यहाँ पे, ताकि यहां पर से क्या हो जाए, आपका करंट कुछ भी प्रोड्यूस हो तो आपको डिटेक्ट हो जाए। फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर से ना इस मैग्नेट को हिलाना करूंगा, हिलाना करूंगा। अभी जब मैंने रोक के रखा हुआ है ना, इसमें जीरो डिफ्लेक्शन शो होगी, लेकिन जैसे मैं इसको हिलाना करूंगा ना शुरू, क्या होगा, यहां पर ना फ्लक्स प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। फ्लक्स प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी जैसे मैं इसको हिलाना करूंगा शुरू। अब इसको मैं ऐसे ऐसे करके हिलाता रहूंगा तो फ्लक्स प्रोड्यूस होती रहेगी। जितने तेज हिलाऊंगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन देगा। क्यों? क्योंकि उतना ज्यादा इससे फ्लक्स पास होगा। तभी आपकी क्या होती है, जो आपका ई है, ई मतलब आपका वोल्टेज, ये तभी होती है प्रोड्यूस। तो इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है? डी फाई बाई डी टी। मतलब डी फाई बाई डी टी का मतलब जितना आपका टाइम के साथ फ्लक्स ज्यादा प्रोड्यूस होगा, उतना ही आपका ईएमएफ भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो बस इसका यही मतलब है। तो ई इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी हम लोग लिखते हैं। लेकिन आप मेरे को ये बताओ, यहां पर से जितनी फ्लक्स पास होगी उतना ठीक है, लेकिन ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सर्कल्स जो है इसके जो टर्न्स है उनसे भी तो अलग अलग होगी ना पास। होगी कि नहीं होगी? खुद देख के बताओ यार, हो रही है पास। तो इसीलिए ना यहां पर हम लोग एन से भी मल्टीप्लाई करवाते हैं। किससे? एन से मल्टीप्लाई, मतलब जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ना उससे मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, अब इतना आपका क्या आ गया, ई आ गया। अब जो आपका ई है ना, ये और भी मेथड से निकलता है। कैसे? अगर मैंने क्या किया, मैंने यहां पर ना इसकी जगह पर मैंने एक एसी सोर्स लगा दिया। इसकी जगह पे क्या लगा दिया? एसी सोर्स लगा दिया। अब भी तो कुछ फ्लक्स होगा प्रोड्यूस। अब तो इससे तो नहीं हो रहा है, मैग्नेट तो है ही नहीं, तो इससे होगा। वो कितना होगा? जो आपका फ्लक्स होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई के। किसके? आई के। अब यहां पर एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, तो ये क्या आएगा? एल एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्यों? क्योंकि इस बैटरी, इस सर्किट पे लगी हुई है बैटरी, और ये अपने ही में क्या कर रहा है, फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए इसको सेल्फ इंडक्टेंस आता है, इसका कांस्टेंट। अब यहां पर मैं अगर रखता हूं इसको, ये हो जाता है एन डी एल आई अपॉन डी टी। अब एल तो क्या है मेरा? एल क्या है मेरा? कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो ये तो आ जाएगा बाहर एन एल डी आई बाई डी टी, ऐसे करके। अब इतना आपने सीख लिया, बहुत है। अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है। आप लोगों ने ट्रांसफार्मर तो जरूर पढ़ा होगा। क्या होता है ट्रांसफार्मर? घर के बाहर भी देखा होगा। कैसे करके होता है? उसमें ऐसे करके प्लेट्स लगी होती है ना, लोहे की, बहुत सारी प्लेट्स लगी होती है। वो अलग अलग सेपरेट होती है। क्यों होती है वो भी बताता हूँ मैं आपको क्यों होती है। लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर देखो, ऐसे करके दिखता है हमको। ऐसे करके प्लेट्स लगी हुई होती है। अब होता तो बहुत बड़ा है, पोल्स पे लगा होता है, वो नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ प्लेट्स दिखा रहा हूँ। तो ऐसे करके आपको प्लेट्स पे लगा होता है। यहाँ पर आपकी ना कॉइल लपेटी होती है, और यहां पर भी कॉइल लपेटी होती है। अब ये वाली कॉइल को ना हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, ये वाली को बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। क्यों? क्योंकि हम लोग ना, जैसा ही मैंने आपको बताया था, ये आपका ई है ना, ई कैसे निकला था? हमने एक कॉइल थी जिसमें हमने क्या किया था, ईएमएफ कुछ दिया था, या फिर हम लोगों ने कुछ एसी करंट दी थी, तो आपको कुछ, तो उसमें कुछ इंड्यूस करंट आई थी या इंड्यूस्ड ईएमएफ बना था, वो ये था, ऐसी करके हुआ था ना। सेम केस इसमें भी होता है। हम लोग यहां से कुछ करंट देते हैं या फिर यहां से कुछ वोल्टेज देते हैं, तो यहां पर क्या होता है, ये क्या करता है, अपना फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। कौन सा? मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, इसकी वजह से इसमें भी प्रोड्यूस होता है फ्लक्स। ये तो बहुत दूर दूर दिखा दिया मैंने आपको क्लैरिटी के लिए, लेकिन ये बहुत पास होता है। तो ऐसे करके क्या होता है, फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, और इसकी वजह से इसमें भी फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से यहां पर हम लोग एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और हमको क्या मिलता रहता है? रिजल्ट मिलता है। ये तो हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। लेकिन ये काम करता क्या है, ये तो बताओ। काम पता है क्या करता है? ये ना कन्वर्ट करता है। किसको कन्वर्ट करता है? एसी एट लो वोल्टेज या फिर हाई करंट को टू हाई वोल्टेज और लो करंट, या इसका उल्टा भी, मतलब लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज करता है या हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज करता है। यही बस इसका क्या होता है, काम होता है। अब देखो, इसमें भी ना दो कैटेगरी बन जाती है। जो आपका लो से हाई करता है, लो टू हाई करता है, वो क्या आता है आपका? स्टेप अप। देखो, स्टेप और अप। अप मतलब छोटे से बड़ा करना, तो लो से जो हाई करता है वो क्या होता है आपका? स्टेप अप। अब जो आपका हाई से लो करता है, बड़े से छोटा कर देता है जो, वो क्या होता है आपका? स्टेप डाउन। बस इतना आपने याद रखना है। ठीक है, ये आपका स्टेप अप, ये आपका स्टेप डाउन। जो हाई लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज पे करे
वो क्या करता है, स्टेप अप बोलते हैं उसको, और जो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पे करे उसे क्या कहते हैं, स्टेप डाउन बोलते हैं। अब देखो आप ये बताओ कि ये अभी तक आपने ऐसे करके पढ़ा था, हमारी दो कॉइल होती है ना, मैंने आपको बताया था ऐसे से करके होती है, एक इधर से होती है और एक इधर से करके होती है। इसको ही हमने बोला था प्राइमरी कॉइल, इसको बोला था अभी सेकेंडरी कॉइल, ऐसे करके बोलता। लेट से के लिए मान लेते हैं इसमें N1 नंबर ऑफ टर्न्स है, या कैपिटल में ले लो आप N1 नंबर ऑफ टर्न्स है, या NP ले लो, और अच्छा इसको ले लो आप, इस पे कितने हैं, इस पे NS है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में देखते हैं जो आपका ना EMF प्रोड्यूस करेगा, ये प्राइमरी वाला वो कितना करेगा, NP और d∅dt ऐसे करेगा। वैसे नहीं माइनस का होता है, लेकिन मैंने आपको बता नहीं रखा है, वो मैं आपको EMF में अच्छे से बताऊंगा। यहाँ पे माइनस साइन होता है क्योंकि इंड्यूस्ड EMF करता है प्रोड्यूस, अब वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा EMI में। अब बात करते हैं अगर ES की, मतलब जो सेकेंडरी कॉइल करता है वो कितना करेगा, सेम करेगा, बस यहाँ पे NS हो जाएगा और d∅dt। अब बोलोगे यार आपने d∅dt क्यों रखा भाई सेम, अरे मेरे भाई सिर्फ ना प्राइमरी कॉइल में EMF प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस्ड, सॉरी सिर्फ प्राइमरी कॉइल में ही ना आपका ना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, जितना प्राइमरी में होगा उतना ही सेकेंडरी में होगा। हम लोगों ने इसका ऐसे करके अरेंजमेंट किया होता है, ठीक है, ये ऐसे करके होगा। अब इसको कर दो, बट डिवाइड कर दो, इससे ये कट जाएगा, आपका EP अपॉन ES क्या आ जाएगा, NP अपॉन NS। तो अगर आपको नंबर ऑफ टर्न्स पता है और आपको एक का भी आपको EMF पता है, आप दूसरे का EMF निकाल सकते हो। और कैसे निकाल सकते हैं, और हम लोग ना पावर, हमने कल पावर पढ़ी थी, तो पावर भी ना हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर भी निकाल सकते हैं। कैसे करके, अगर हमको देखो आपकी एफिशिएंसी, पहले मेरे को आप ये बताओ, आपको मार्क्स ऐसे मिलते हैं जितना आपने अच्छा किया होगा। जैसे सपोज करो 100 मार्क्स का पेपर था, आपने क्या किया, 90 मार्क्स का एकदम सही करके आए, तो आपको मार्क्स कितने मिलेंगे, 90 आउट ऑफ 100 ऐसे मिलते हैं ना। तो इसमें भी इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, जितना ये आपको पावर देगी, पावर कितना देगी, जितना सेकेंडरी प्रोड्यूस करेगा अपॉन जितना प्राइमरी ने इसको दिया होगा, उतना ही तो होता है। या इसको P2 अपॉन P1 भी कर सकते हो ऐसे करके। अब कल हमने पढ़ा था पावर कितना होता है, पावर होता है VI, बस आप ऐसे करके लिखो, VI क्या, V किसका, S का, I S का, और ये P इसमें भी क्या कर दो, V P का, I P का, बस ये आपकी क्या होती है, इसको बोलते हैं आप एफिशिएंसी। याद रखना हर फॉर्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या आपका, बस आपका क्या है, एफिशिएंसी है। इसके बाद क्या करना है, आपने ये देखो यहाँ पर आपकी एफिशिएंसी आ चुकी है। अब ना और आप क्या कर सकते हो, और मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। कैसे करके, आप ये मत सोचना है कि यहाँ पे मैंने V लिख रखा, आप E लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपने E भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप E भी लिख सकते हो। अब देखो आपका ना आइडियल केस मानू, आइडियल केस मतलब जितना आपका प्राइमरी कॉइल ने पावर जनरेट की उतना ही सेकेंडरी कॉइल ने भी जनरेट की, समझा, उतनी ही पावर उसने भी दे दी। तो वो क्या होगा आपका, उस टाइम पे आपका P1 क्या होगा, P2 के बराबर होगा। ये क्या बोल सकते हैं, PP प्राइमरी कॉइल की पावर सेकेंडरी कॉइल के बराबर होगी। अब ये क्या होती थी, EP IP, और ये क्या होता था, ES और ये IS। तो अब EP अपॉन ES कितना आ गया, ये आ गया IS अपॉन IP। बस ये एक और फॉर्मूला आ गया। अब देखो मैंने सब देखो यहीं पर से घुमा के कर रहा हूँ, मेरे को सिर्फ एक फॉर्मूला पता करना था। यहाँ पर से देखो आपकी पावर की, ये तो हमने पहले से पढ़ा हुआ था, बस मेरे को वैल्यू रखनी थी। ये वाला क्या था, ये मैंने एक केस ले लिया, स्पेसिफिक केस, कौन सा, आइडियल केस ले लिया। आइडियल केस मतलब जहां पर ये ऐसा केस है कि इसमें स्पेसिफिकली दोनों की दोनों पावर, या क्या बोल सकते हैं यहाँ पर सिंपल, अगर इसी फॉर्मूले से बताऊं तो एफिशिएंसी हमारी कितनी होगी, 1 होगी है। 0 से 1 के बीच में करती है लाइक, तो ये कितनी होगी, 1 हो गया। अब आप बोलोगे जी 100% भी तो होती है, 90 80 20, अरे मेरे भाई 0 से 1 क्या हो गया, अगर आपका 80% है उसको आप 0.8% नहीं लिख सकते क्या, वही तो चीज है, तभी तो 0 से 1 में करती है। बस यहाँ पे क्या हो गया, स्पेसिफिकली 1 हो गया आपका एफिशिएंसी, कभी नहीं होती है 1, बट आइडियल केस है यार। थ्योरी में कुछ भी लिख लो, कॉपी में आप 2 कर दो इसकी एफिशिएंसी, कि मतलब जितना पावर वो कर रही है उससे दुगना कर रही है पावर जनरेट। अब देखो ये जो सेकेंडरी हाई टू लो और लो टू हाई, ये पता है कैसे करता है, जो आपके अगर आपने ना नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर सपोज करो 10 है और यहाँ पे आपने 100 कर दिया ना, तो आपका जो लो से यहाँ से क्या हो जाएगा, लो से हाई स्टेप अप ये होता है कि मतलब आपने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए सेकेंडरी के, किससे, प्राइमरी से। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर सपोज करो यहाँ पर आपका P वोल्ट, यहाँ पे आपका क्या करता है, P पावर कर रहा था, यहाँ पर आपका कितना कर जाएगा, 10 टाइम कर जाएगा P के, क्योंकि इसका 1:10 है, समझ में आ गया। यहां पर से इतना ज्यादा पावर प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आपने उल्टा कर दिया, इसको 100 कर दिया, इसको सिर्फ 10 ही कर दिया, तब क्या हो जाएगा, अगर यहां पर आपकी ना 10 P थी पावर, तो यहां पर आपकी कितनी हो जाएगी, सिर्फ P हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा आपका हाई टू लो, स्टेप डाउन। यही होता है स्टेप डाउन और स्टेप अप, कि अगर आपने प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए तो क्या होगा, आपका स्टेप डाउन हो जाएगा। अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल के बढ़ा दिए तो आपका स्टेप अप हो जाएगा। अब देखो इसमें ना एक और चीज आप सीख लो, मैंने आपको बोला था जो प्लेट्स होती है, कभी आप ट्रांसफार्मर देखना उसको अलग अलग प्लेट्स लगी हुई होती है, तो उन्हें इतना बड़ा ही लोहे का वो ले, इतना बड़ा पीस ले, उसी को क्यों नहीं लगा देते हो, अलग अलग क्यों करते हैं, क्योंकि ना देखो लोहा बहुत जल्दी गर्म होता है। तो अगर आप ना
एक ही बड़ा सा लगा दोगे ना तो आपका क्या हो जाएगा, लोहा बहुत जल्दी हीट कर जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, कॉपर लॉस हो जाएगा उससे। इसीलिए हम लोग अलग अलग करते हैं, उसको हम लैमिनेट भी करते हैं ताकि उसकी जो हीट प्रोड्यूस हो ना उसमें वो कम हो जाए। और बहुत सारी चीजें होती है उसमें, हिस्टैरिसीस लॉस भी होता है। अब हिस्टैरिसीस होता क्या है वो मैं मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में बताऊंगा। अब और भी बहुत सारी चीजें होती है, मैं जरा पढ़ के बताता हूँ आपको। इसमें एडी करंट लॉस भी होता है, वो भी हम अगले पिछले चैप्टर में पढ़ेंगे ईएमआई वाले में। और इसके यूजेस क्या होते हैं, ये टीवी, मोबाइल, ट्रांसफार्मर के लिए तो यूज होता ही है, और पावर स्टेबलाइजेशन के लिए भी होता है यूज। क्यों, अगर आपकी सपोज करो अगर आप बहुत ही हाई, आपने देखा होगा ना हाई टेंशन की वायर्स, वहां पे बहुत ही हाई वोल्टेज में क्या होती है, पावर ट्रांसफर की जाती है। तो वहीं पे ना आपका अगर कोई वहां पे छू लिया तो वहां पे 440 वोल्ट का नहीं लगता, 11,000 वोल्ट पे जाती है आपकी। समझ में आ गया, मतलब ना यार एक सेकंड की भी जरूरत नहीं है यार, समझ लो एक सेकंड की जरूरत नहीं है कि आपने टच किया और गए। समझ में आ गया, तो इतनी ज्यादा आपकी क्या होती है वहां पे, इतनी ज्यादा पावर में जाती है। अब अगर आपके घर में भेज दिया ना, पूरा घर ब्लास्ट हो जाएगा आपका घर। तो इसीलिए क्या होता है, हर जगह पे क्या लगाते हैं, ट्रांसफार्मर लगाते हैं ताकि वो पावर सप्लाई को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। तो यही काम होता है इसका। और क्या क्या चीज होती है, ट्रांसफार्मर एक्सरे प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। और जब आपको बहुत दूर, कहीं बहुत दूर आपको ना कभी करंट भेजनी हो, तब क्या होता है, हर जगह तो डैम बना नहीं सकती ना सरकार, तो क्या करती है, एक जगह बनाती है, बाकी जगह पर ट्रांसफार्मर लगा देगी। तो बहुत दूर दूर की जगह तक भी हम लोग करंट को भेज सकते हैं। तो कैसे भेज सकते हैं, इसी के थ्रू भेज सकते हैं। अब ये सब आपका हो गया। अब देखो आपने कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ ली हैं, वो क्या है वो देखो। कल हमने ना ऐसे करके पढ़ा था, ये कैपेसिटर का जो रिएक्टिव कैपेसिटेंस था वो ऐसे करके था, और ये क्या था, रिएक्टिव इंडक्टेंस, वो ऐसे करके था। अब आप मेरे को खुद बताओ, अगर ना इसकी बात करूं और इसकी बात करूं, अब देखो यहां पर ना ये देखो इसमें जो वोल्टेज होती है वो ऐसे करके जाती है। अभी मैंने आपको बताया इंडक्टर में कैसे करके जाती है, कॉइल बताई थी ना, ये कॉइल इंडक्टर ही होती है। E इक्वल्स टू एन डी आई बाई डी टी ऐसे करके जाती है। अब इसमें मैंने ये आपको बताया था माइनस साइन भी लगता है, वो तो मैं आपको अच्छे से पहले बाद में बताऊंगा EMI वाले चैप्टर में। तो अभी आप ये देख लो, E होता है E इक्वल्स टू माइनस एन डी आई बाई डी टी होता है, ऐसे करके होता है। अब आपने मेरे को ये बताओ, E अगर मैंने यहां पर t इक्वल्स टू 0 टाइम पे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने बहुत छोटा टाइम में, लेट्स से के लिए बोलता हूँ t इक्वल्स टू 0.1 या बहुत छोटा टाइम कोई बोल दिया मैंने, माइक्रो सेकंड में ले लिया, तब क्या होगा, आपका ना करंट तो एकदम से बढ़ जाएगी ही नहीं बढ़ जाएगी, लेकिन टाइम क्या होगा, टाइम बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये एकदम से बढ़ गया, ये क्या होगा, बहुत छोटा हो गया टाइम। तो आपका जो EMF हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा, वो आपका इन्फिनिटी हो जाता है उस टाइम पे। क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। जैसे ही आप यहां पर करंट देना शुरू करोगे ना, आपका एक्चुअली कुछ रेजिस्टेंस ऑफर ही नहीं कर पाएगा आपका इंडक्टर। क्यों, क्योंकि आपका E जो होगा ना वो इन्फिनिटी हो जाएगा। क्यों होगा वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि I की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है T के कंपैरिजन में, तो आपकी इन्फिनिटी हो जाती है वैल्यू। यहां पर देखो ये ओमेगा एल था, ये कुछ रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर पा रहा था, E इक्वल्स टू इन्फिनिटी हो गया था। और यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है। तो ये ना एक्चुअली में पता है क्या करता है, ये ना अपोज करता है अपने चेंज को। उल्टा ये एक तो इसका E भी इन्फिनिटी, उल्टा ये ना जो इसको सोर्स दे रहा होता है ना, जो इसको करंट वगैरह दे रहा होता है सब कुछ, ये उसको उल्टा अपोज कर लेता है। तो ये ना ऐसा क्लोज सर्किट की तरह ही मान लो, एक क्लोज सर्किट की तरह ही मान लो इनिशियली, मतलब जैसे आपने करंट देनी शुरू की है तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका जो करंट वगैरह कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी हो जाती है E, और ये क्या करता है, उल्टा अपोज भी करता है। लेकिन वही बात करूं ना अगर कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर ना उल्टा सपोर्ट करता है। क्या करता है, ये सपोर्ट करता है सर्किट में। समझ में आ गया, बस आपने इतना ध्यान रखना था। अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो क्या लिख रखा है इसमें, 40 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है जो कनेक्टेड है 200 वोल्ट बैटरी से, 50 हर्ट्ज AC सप्लाई है, और जो RMS वैल्यू होगी करंट की वो क्या होगी ये बताओ। यहां पर देखो ये दिया था वोल्ट, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दी थी, आपको IRMS निकालना था। आप मेरे को ये बताओ हम लोग क्या लिखते हैं, I इंटू R, लेकिन क्या यहाँ पे R है, बिल्कुल नहीं है। क्या है यहाँ पे, C है। तो C का कितना होता है, XC। अब XC की वैल्यू क्या होती है ये बताओ फिर, XC की वैल्यू होती है 1/ओमेगा C। बिल्कुल सही हो यार आप। V कितना है हमको 200 दे रखा है, ओमेगा कितना दे रखा है, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू इंटू C I। तो I कितना आ जाएगा आपका 200 इंटू 2 इंटू पाई की तो वैल्यू पता ही होगी मेरे हिसाब से, ये कितना है 50, ये कितना आ गया आपका C, ये आ गया आपका 40 इंटू 10⁻⁻6। जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। आप बोले यार इसमें तो IRMS दिया था, भाई मेरे IRMS का मतलब जो आपकी नॉर्मल है ना करंट वही होती है, लेकिन अगर ये स्पेसिफिकली पीक वोल्टेज बोल देता है या पीक करंट बोल देता तो आपकी वो I0 होती या V0 होती। इसने अभी कुछ नहीं बोला है तो ये RMS वैल्यू ही बोल रहा है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब V की RMS वैल्यू ही दी है। समझ में आ रहा है, ये होता है। आपको जब तक वो पीक नहीं लिखता तब तक नहीं मानना उसको पीक।
अब ये वाला कर लेना पूरा, हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्या है, अ स्मॉल सिग्नल वोल्टेज Vt इक्वल्स टू V0 sin ओमेगा t इज अप्लाइड अक्रॉस एन आइडियल कैपेसिटर C। आइडियल कैपेसिटर समझ में आ गया। तो इसमें क्या बोलता है, ऑप्शन देखते हैं। जो आपका करंट IT है ना वो लैग करता है वोल्टेज से बाय 90। ऐसा होता था क्या, इसमें आपका करंट नहीं करता था लैग, इसमें आपका वोल्टेज करता था लैग। किससे, करंट से। कितना, 90। तो फर्स्ट वाला तो ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन है, सेकंड वाला क्या हो जाएगा, ओवर अ फुल, ये वाला थोड़ा देर में देखते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग सा लग रहा है। अगला देखते हैं हम, सी वाला, करंट IT इज इन फेज विद वोल्टेज VT। कुछ फेज में मतलब सेम फेज में है क्या, बिल्कुल नहीं है। जो आपका करंट IT है वो लीड करता है वोल्टेज को VT बाय 180 डिग्री। अरे 180 डिग्री करता था क्या, नहीं 90 डिग्री करता था। तो डी वाला भी गलत है। बी वाले में देखो क्या लिखा हुआ है, ओवर अ फुल साइकिल द कैपेसिटर C डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स। अब आप मेरे को ये बताओ, कल मैंने आपको LC पढ़ाया था ना, LC ऑसिलेशन, मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, कोई भी एनर्जी कंज्यूम नहीं करता है LC, ना L करेगा ना C करेगा। तो यहाँ पर यही बोल रहा है C ने कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं करता है। बी वाला बिल्कुल सही बोल रहा है, ये आ गया। अब आपका थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में बोलता है द करंट इन द इंडक्टेंस इज वेरिंग विद टाइम अकॉर्डिंग टू द प्लॉट शोन इन द फिगर। अब ये ऐसे करके इसने फिगर दे रखा था, ऐसे करके देखा है, बोल रहा है इनमें से ना कौन सा करेक्ट है वोल्टेज की वेरिएशन के साथ टाइम का। अब देखो ये इस तो करंट दे रखा है और इसने किसका पूछ रखा था, इसने पूछ रखा था इंडक्टेंस का। अब मेरे को कोई रिलेशन होता है क्या E और I के बीच में इंडक्टेंस का, हाँ मेरे को पता है। E इक्वल्स टू क्या होता है, NdI/dt, यहाँ पे L भी होता है। ऐसी करके होता है, माइनस साइन में अभी नहीं ले रहा हूं, समझ में आ गया, ऐसी करके होता है। अब मेरे को आप ये बताओ, ये मेरा E है, ये मेरा I है, यहां पर देखो, यहां पर I क्या है, ऐसे करके दिख रहा है। V और I और T के बीच में अगर मैं ऐसे करके बोलता हूं, यहां पर ये V बनाता हूं, ये T बनाता हूं, V मतलब वेलोसिटी और यहां पे बोलता हूं टाइम, तो ये मैं बोलता हूं ये एक्सेलरेशन का ग्राफ बनता है। यहां पे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है। सेम यहाँ पे भी देखो ना, ये I है, ये T है, यहाँ पर देखो I क्या है, IT ग्राफ में ये क्या दिखा रहा है हमको, ये वोल्टेज ही तो दिखा रहा है। तो ये वोल्टेज क्या है हमारी, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर मैं अलग से एक ग्राफ बनाऊं वोल्टेज का और टाइम का, तो ये कैसे करके बनेगा, ये कांस्टेंट बनेगी। कांस्टेंट कैसे बनती है, ऐसे करके। अब एक पॉइंट तक बनेगी, यहां तक बनेगी। अब उसके बाद ना ये देखो ये नीचे को आने लग गया। अब जब नीचे को आने लग गया, अब यहीं पे एक्सेलरेशन का मैं डिक्रीज का कैसे दिखाता हूं, ऐसे करके दिखाता हूं। मैं बोलता हूं ये डिक्रीज हो रही है, लेकिन यहां पर तो नहीं दिखा सकता ना। यहां पर क्या है, ये भी dt/di है, मतलब ये कॉन्स्टेंटली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब कॉन्स्टेंट हो रही है, फिर से स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन कहां पे बनेगी, ये बनेगी नीचे। समझ में आ गया, कहां बनेगी, ये बनेगी नीचे, ऐसी करके। अब देखो आपका जो फर्स्ट वाला ग्राफ था, फर्स्ट वाला कैसे, ऐसे करके इसने वोल्टेज को भी उसी तरफ घुमा दिया, और वो भी कितना, T/4 टाइम में। तो ये तो बिल्कुल हद ही गलत है। क्यों, अगर हमको कुछ भी वेरिएशन देखना होता, हम T/2 टाइम तक तो देखते हैं ना, सेम वेरिएशन देखते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे ही हो रहा था। तो ये तो गलत हो गया। जो सेकंड है, सेकंड वाला, इसने वोल्टेज को भी ऐसे ही चलवा दिया था। ऐसा तो नहीं हो सकता। क्यों, जैसे I और T चलेंगे वैसे क्या वोल्टेज भी चलेगा, नहीं। ये तो रिलेशन देखो ना कैसा हो रहा है, नहीं चलेगा। जो आपका थर्ड है, थर्ड में ऐसे करके चला दिया इसने। ये तो लॉजिक बन रहा है क्या, कुछ बन रहा है, कैसे बनाए हम इसका लॉजिक हमारा से फोर्थ में बन रहा है। कैसे, ऐसे करके कांस्टेंट। अब वो हम लोग ने इस फॉर्मूला से, अगर आपको कोई भी ग्राफ पूछता ना, आप उसका फॉर्मूला देखो, बेस फॉर्मूला देखो, बेस फॉर्मूले से बनाओ उसका रिलेशन। जैसे मैंने यहां से बनाया E और di/dt मतलब अगर आपका di/dt ये आपको कांस्टेंट ग्राफ है। अब मैं बोल कैसे रहा हूं, ये बताओ कांस्टेंट। यहाँ पर देखो, यहाँ पे आप एंगल देखो, इसका एंगल क्या हो रहा है, देखो कांस्टेंट एंगल है कि नहीं, कांस्टेंट एंगल। तो बस इसीलिए क्या है, कांस्टेंट ग्राफ है। तो ये क्या है आपका, यहाँ पर एक कांस्टेंट था इसलिए मैंने कांस्टेंट कर दिया, पहले पॉजिटिव था इसलिए पॉजिटिव में दिखाया, बाद में नेगेटिव हो गया तो बाद में नेगेटिव में दिखा दिया। ऐसे करके आप देखो, अगर आपने कोई भी ग्राफ देखोगे ना, सिर्फ यही वाला हल्का फुल्का वैलिड कर रहा है, बाकी तो और कोई कर ही नहीं रहा है। सेकंड वाला तो वैसी गलत, ए वाला वैसी गलत। आपको हल्का फुल्का सी में होना था कंफ्यूजन, लेकिन सी में भी ना नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन। क्यों, सेम तो हो ही नहीं रहा है ना यार। देखो ऐसे करके कर्व में जा रहा है। अब जब इसमें कुछ वेरिएशन नहीं आ रहा है उतना ज्यादा, वी में कैसे आ जाएगा वेरिएशन, तो थर्ड वाला भी गलत है। अब यहाँ पे ऑप्शन देख के बता सकते थे, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें देखो क्या बोलता है, बोलता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज इन द सर्किट इज आई की वैल्यू दे रहा है। अब देखो हमको पता है कैसे लिखते हैं हम लोग लिखते हैं आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन, और जो भी हमको लिखना होता है लेट्स से ओमेगा टी लिख दिया। तो यहाँ पर क्या होती है, हमारी आई नॉट की वैल्यू होती है, वैसे सेम वी नॉट में भी होता है। तो ये क्या पूछ रहा है, ये आपको बोल रहा है कि ना एवरेज पावर निकालो। अब एवरेज पावर क्या होती है, कल तो हमने पढ़ रखा, वी एवरेज इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस। एक और चीज होती है इसमें, कॉस फाई होती है। आई आर एम एस और वी आर एम एस को कैसे निकाल सकते हैं, आई नॉट अंडर रूट टू इंटू वी नॉट अंडर रूट टू और एक कॉस फाई।
अब आप आई और वी देखो, यहाँ पर इसने आई नॉट की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 1/√2, और ये √2 मिलके क्या बन जाएंगे, ये 2 बन जाएंगे। बाकी वी नॉट की वैल्यू देखते हैं, वी नॉट की भी कितनी है 1/√2। अब आप मेरे को ये बताओ, जो इसका साइन के बाद है 100πt, ये तो ठीक है सेम है, लेकिन उसके बाद देखो ई में कितना है +π/3, आई में कितना है कुछ भी नहीं है, 0 है। तो इसका मतलब इसमें फेज डिफरेंस कितने का हुआ π/3 का। तो π/3 का फेज डिफरेंस मतलब cos π/3, cos π/3 का मतलब अरे cos 60 का कितना होगा 1/2, ये और ये मिलके कितना बना देंगे 1/2, ये और ये मिलके 1/4, कितना हो गया 1/8। तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड कितनी होगी 1/8। ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं यार, इसके टफ लग रहे हैं कुछ ज्यादा नहीं है इसके टफ, समझ आ गया, ऐसे करके आते हैं इसके क्वेश्चंस। अब देखो जो अगला वाला क्वेश्चन है ना, ये आप कर सकते हो यार, आराम से कर सकते हो इसको ना, ज्यादा कुछ मुश्किल तो है नहीं, इसको कर लो आप, जो जो करना है आपको कर सकते हो, और ज्यादा करना कर लो। अब देखो जो आपका नेक्स्ट वाले टाइप के क्वेश्चंस हैं वो कौन सा है। फर्स्ट वाला देखो क्या पूछता है बबुआ, अ सीरीज LCR is connected to an AC voltage source. When L is removed from the circuit, the phase difference between current and voltage is π/2। मतलब देखो आपका ना ये बोल रहा है LCR सर्किट है, पहले क्या किया, पहली बार में इन्होंने आपका L को कर दिया रिमूव, L को कर दिया रिमूव, दूसरी बार में यहां पर क्या किया L को कर दिया रिमूव, ओके रिमूव कर दिया है। तो ये बोलता है जो फेज डिफरेंस है वो कितना है C और मतलब I और V के बीच में वो π/3 है, ठीक है। अगली बार क्या किया इसने, L की जगह पे C को कर दिया इसने रिमूव, दूसरी बार में इसने C को कर दिया रिमूव, तब क्या बोलता है अभी भी π/3 है अभी, और इसमें भी कितना बोल रहा है π/3 है, ठीक है। किसके बीच में, ये I N V के बीच में बोल रहा है, यहाँ पे भी I N V के बीच में बोल रहा है। तो ये बोल रहा है जो पावर फैक्टर होगा, जो आपका पावर फैक्टर मतलब cos phi पूछ रहा है, कह रहा है ये कितना होगा, आप मेरे को ये बताओ। अब देखो मेरे को निकालना है cos phi कैसे करके निकालूं। अब बोलोगे यार ये भी π/3 ये भी π/3, मतलब π/3 क्यों नहीं रख देता, डायरेक्ट यहाँ पे रखो काम खत्म। अरे नहीं भाई काम खत्म नहीं होगा, क्यों, मेरे को किसका निकालना है, मेरे को निकालना है LCR सर्किट का पावर फैक्टर निकालना है। ये क्या है, जब आपने इंडक्टर रिमूव कर दिया, ये कैपेसिटर जब रिमूव कर दिया, अलग अलग है, लेकिन मेरे को इसका निकालना है पावर फैक्टर। तो आप ये बताओ, कल मैंने आपको एक डायग्राम बताया था, ऐसे करके मेरे भाई बताया था कि नहीं बताया था, ऐसे करके बताया था ना, और ये था Z, यहाँ पर XL XC। अगर मेरे को cos phi निकालना है तो cos phi क्या होता है R/Z, ऐसे करके होगा, और आपका ये क्या होता था Z√R² प्लस XL माइनस XC, ये तो ऐसे करके होता था, ऐसे करके होता था। लेकिन मैं इसको निकालूँ कैसे, मैं अभी इससे क्या निकाल सकता हूँ मेरे को ये बताओ। मैं इससे निकाल सकता हूँ अभी tan phi कैसे निकाल सकता हूँ, XL माइनस XC/R ऐसे करके। अब ये सिर्फ इंडक्टर, यहाँ पर क्या इंडक्टर रिमूव कर दिया, इसका मतलब ये हो गया। अब आप बोलोगे यार ये तो माइनस का आ गया, अरे क्यों माइनस का क्यों लेना, जब एक ही चीज है हम पे, तो माइनस क्या करेंगे, किसको करें माइनस, किससे, तो इसको हटाओ ना, मॉड ले लो, इसका मॉड ले लेना, माइनस हट जाएगा खुद ही। ये आ गया आपका tan phi है, मतलब π/3 होगा, यहाँ पे मैं वैल्यू कुछ नहीं रखूंगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे tan phi निकालता हूँ ये वाले में, इसमें भी XL माइनस XC/R हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर दिया था इसने, कैपेसिटर रिमूव कर दिया था, इसको हटाओ, ठीक है। यहाँ पे भी tan phi, यहाँ पे भी tan phi, दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेट कर दो, XL/R इक्वल्स टू XC/R, R से कट गया R, XL इक्वल्स टू XC। अरे भाई आँख चमक गई, अरे आँख चमक गई, किसकी कंडीशन है, रेजोनेंस की कंडीशन है, ये आ गई है। ये देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, चल निकल 0, ये पूरा 0। मेरे को cos phi निकालना था, cos phi कैसा आ जाएगा, cos phi इक्वल्स टू R/, ये Z की वैल्यू कितनी आ रही है R, सिर्फ Z, तो cos phi की वैल्यू कितनी आ गई है 1, कितनी आ गई है 1 आ गई है, ऑप्शन आ गया B वाला। देखा कैसे करके सोचा हमने, यहाँ से पूरा पूरा वही था स्टेप, देख सकते हो आप। सबसे पहले यहाँ पर से cos phi निकालना था, ये पूरा लिख दिया, Z की वैल्यू हमको पता थी, उसके बाद हमको tan phi निकाल सकते थे, अगर ये phi एंगल है तो आप tan phi निकाल सकते थे, निकाल सकते थे, निकाल सकते थे। ये कि ऐसा, क्योंकि अगर हम tan phi हम लोग cos से करने की कंपैरिजन करने की कोशिश करते नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें XL माइनस XC नहीं आ रहा था, इसीलिए हमने tan phi से कंपेयर करने की कोशिश किया, वो तो हमको तो रेजोनेंस मिल गया, मजे आ गई। यहाँ पर सही किया, कट गया है पूरा R/R, कितना हो गया 1 हो गया हमारा। अब जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क, ये आप करोगे, और इसका मैं जो आंसर है वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, ये आप करके रखना, कहीं से भी सर्च कर सकते हो, रीजन जानो और करो इसको। अब देखो मेरे भाई जो अगला वाला क्वेश्चन है ना वो क्या है, क्या बोलता है, एन इंडक्टर, एक इंडक्टर है 20 माइक्रो H का, H क्या होती है हेनरी, और कैपेसिटर 100 माइक्रोफेरेड का, और बोलता है इसका रजिस्टर कितना है 50 ओम का है, इसको हमने सीरीज में कर दिया कनेक्ट, ठीक है मेरे भाई। जो किससे, EMF के सोर्स से, इसकी जो इक्वेशन है इक्वल टू 10 sin 314t, और इसमें क्या पूछता है, पावर पूछता है, पावर लॉस कितना होगा। अरे मेरे भाई हमको ये तीनों चीज दी है, अगर मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले निकालूंगा Z क्या होता था, Z होता था √R। क्यों निकालूंगा मैं Z, क्योंकि मेरे को पता है यार मेरा जो पावर है वो VI होता था, लेकिन मेरे को I तो पता नहीं है, तो मेरे को एक और चीज पता है, ये cos phi भी होता है, हाँ
मेरे को एक चीज पता है, क्या पता है, v इक्वल्स टू आई आर होता है। आर की वैल्यू निकाल लूँ, आई आर मतलब यहाँ पर क्या हो गया, z हो गया, तो z की वैल्यू आ जाएगी, तो कितना हो गया v अपॉन आई, यहाँ से निकाल लो v ये अपॉन z, अरे नहीं इसकी वैल्यू निकाल दिया आई की, v अपॉन z, ऐसे करके निकाल लिया। और ये cos फाई, cos फाई क्या होता था, ऐसे करके डायग्राम बनाता था, डायग्राम में ऐसे करके मेरे को दिखता था, ये z हो गया, ये एक्स एल माइनस एक्स सी हो गया, और ये r हो गया, तो ये कितना हो गया मेरा r अपॉन ये z हो गया। ऐसे करके तो होता था, ये कितना बन गया, ये भी z स्क्वायर बन जाएगा। बस ऐसे करके आप निकाल लेना। अब आपका कैसे करके आएगा, खुद देखो, z कैसे आता था, ये प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। अब आप बोलोगे मेरे को एक्स एल की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक्स एल की आएगी ओमेगा एल। अब बोलोगे जी ओमेगा तो गिवन नहीं है, अरे बुड़बक, यहाँ देखो ना यार, ये क्या होती थी इक्वेशन, इसको हम ऐसे करके कंपेयर नहीं कर सकते क्या, अरे ऐसे करके कंपेयर नहीं कर सकते क्या, टी ओमेगा की कितनी आ गई है, ओमेगा आ गई है 304 14, तो 314 इंटू ये कितना था, ये था आपका 20 एम कितना होता था 10 टू द पावर 3 माइनस का। अब आप वहीं पे सी भी निकाल सकते हो, 1 अपॉन ओमेगा सी, ये कितना आएगा 1 अपॉन 314 इंटू 10 कितना है ये 10 टू द पावर -4। अब बोलोगे -4 क्यों लिखा, यहाँ पे तो -6 माइक्रो है, अरे भाई 10 से 100 को कर दिया मैंने, सीधा उसमें मिला दिया, ये नीचे ही आएगा, ठीक है, ये आएगा नीचे -4, ऊपर जाएगा तो कर लेना, यहाँ पर रखना वैल्यू, लास्ट में क्या करना है हमको पता है जी, पावर इसमें रख देना वैल्यू, ये v की यहाँ पे रख देना, v कितना है आपका, v 10 है, v नॉट, हाँ v नॉट है ये। अब आपको अगर वो करना है, इसको v नॉट में करना है चेंज, अब v नॉट में कर दिया चेंज, यहाँ पे 2 लिख देना, ये आ जाएगा v नॉट, और z की तो आपको यहाँ से मिल ही जाएगी वैल्यू, और r की तो है ही यहाँ पे कितनी 50, हो जाएगा आराम से। अब देखो इसी के जैसा ना एक और बार पूछा गया क्वेश्चन, ये देखो ये वाला आपके सामने दिख रहा होगा, इसको भी आप कर सकते हो, पावर यहाँ पे भी सेम ही निकालनी है बस। अब इसके बाद तो ना एक बार तो इसका फॉर्मूला ही पूछ दिया, ये जो फॉर्मूला है ना यही पूछ दिया, कैसे वो देखो, इसमें देखो बोला है एक रेजिस्टेंस है R, तो वो ड्रॉ करता है P पावर, ठीक है, आपका जो R रेजिस्टेंस है वो P पावर ड्रॉ करता है। उसके बाद में इसने बोला जब हमने इसको AC सोर्स से कनेक्ट किया ना, इफ एन इंडक्टेंस इज नाउ प्लेस्ड इन सीरीज एंड द रेजिस्टेंस विद द रेजिस्टेंस सच दैट द इंपेडेंस ऑफ द सर्किट बिकम्स Z, मतलब अब बाद में आपका बन जाता है इंपेडेंस Z बन जाता है, तब कितनी पावर कंज्यूम होगी, P डैश मान लेता हूं उसको, तब कितनी पावर कंज्यूम होगी। अब आप मेरे को ये बताओ, जब आपका R रेजिस्टेंस था P पावर कंज्यूम हो रही थी, मेरा फॉर्मूला क्या होता, मेरा ये हो रहा था, समझ में आया ना, ये हो रहा था मेरा। अब यहां पर क्या था, पहली बार में आपका P पावर और थी कंज्यूम, पहली बार में, तो क्या हो रहा था आपका फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन R, क्योंकि यहां पे तो क्या था इंपेडेंस आपका R ही था, इनटू यहां पर तो बाकी तो cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे। अब देखो आप मेरे को cos फाई की वैल्यू बताओ कितनी होगी, मैंने आपको कल इतना फोकस देके बताया कितनी होगी 1, क्यों, क्योंकि इसमें फेज डिफरेंस कितना होता है 0, तो आपकी ये तो सीधे कितनी हो जाएगी 1, तो बस आपका ये हो जाएगा, ये आपकी क्या होगी पावर हो चुकी है। इसी फॉर्मूले से निकाल रहा हूं, आप बोलोगे यार यहाँ पे तो 2 भी है, अरे मैंने v नॉट की वैल्यू नहीं ली है, मैंने सिर्फ v की ली है RMS वाली, इसलिए मैंने अपॉन 2 को नहीं लगाया है। अब आप बोलोगे फिर जब इंडक्टर जोड़ दिया, अब देखो इंडक्टर जोड़ दिया फिर आपका ये आ जाएगा, यहाँ पर देखो ये आ जाएगा आपका XL, ये हो जाएगा आपका R, ये हो जाएगा Z, ये हो जाएगा XL। अब आप cos फाई की वैल्यू निकालो, cos फाई की वैल्यू R अपॉन Z हो चुकी है। अब आपका ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ये आप 2 हटा दो इससे कंपेयर करने के लिए, ये आपका P डैश हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, आप क्या कर दो इसको रेशियो ले लो इसका, P डैश अपॉन P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा V स्क्वायर R अपॉन Z स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर अपॉन R, ऐसे करके हो जाएगा आपका V स्क्वायर से V स्क्वायर कट जाएगा, जो आपका P डैश अपॉन P हो जाएगा वो कितना हो जाएगा R स्क्वायर अपॉन Z स्क्वायर। अब इतना आ गया, अब आपको क्या करना है, P डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी P R अपॉन Z का स्क्वायर, बस ऐसे करके हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन है, ये आपका डी वाला ऑप्शन है। ये देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो सेम क्वेश्चन को ना घुमा के पूछता रहता है, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब जो आपका ये वाला क्वेश्चन है इसको आप अच्छे से पढ़ लो, इसमें ना ऐसे करके फिगर दे रखा है हमको ना, यहाँ पर ये 3 रेजिस्टेंस लग रखे हैं, एक यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक इंडक्टर लगा हुआ है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। इसमें बोलता है हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 9 ओम है, एल की वैल्यू 2 माइक्रो हेनरी है, और यहाँ पर ई की वैल्यू मतलब ये जो ईएमएफ बैटरी लगी है इसकी वैल्यू 18 वोल्ट है। अब आप मेरे को इसमें करंट की वैल्यू बताओ। तो इसमें देखो आपको ना एक कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से याद रखना है, जो मैंने आपको लास्ट में बताया था इन ट्रांसफॉर्मर के बाद। क्या बताया था, यहाँ पर इंडक्टर है, इंडक्टर जब आप यहाँ से करंट देना शुरू करोगे ना, इंडक्टर का उस टाइम जस्ट इसने बोला उसी के बाद सडनली ना, जब हम आपने जैसे ही वोल्ट देना शुरू किया, जैसे आपने ऑन किया यहाँ से स्विच, आपने करंट देना शुरू किया, तो मैंने बताया था उसका वोल्टेज कितना हो जाता है, इन्फिनाइट हो जाता है, आपका रेजिस्टेंस कुछ हो ही नहीं पाता है। तो यहाँ पर ना आपको कुछ भी नहीं हो पाएगा, यहाँ पर आपका ना कोई करंट ही नहीं बन पाएगी, क्योंकि इन्फिनाइट हो जाएगा वोल्टेज। सेम ऐसे यहाँ पे भी होगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, इंडक्टर है। तो इन दोनों केसेस में तो क्या हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पर से ऑन करोगे, जैसे ही ऑन किया टी बहुत डेल्टा टी टाइम पे क्या होगा,
यहाँ पर भी कुछ नहीं हो पाएगा, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया? रीजन मैंने आपको बता रखा है। बचा ये वाला, तो पूरा का पूरा जो आपका रेजिस्टेंस होगा, जो आपकी करंट आएगी, जो आपका रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो यही करेगा। तो आपका आई जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, V अपॉन आर। V कितना आपका 18, और जो आपका रेजिस्टेंस होगा 9, तो आपको कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। अब आपका जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये भी बहुत ईजी है। क्या बोलता है, अ सीरीज RC सर्किट इज कनेक्टेड टू एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। RC सर्किट है, ठीक है, रेजिस्टेंस कैपेसिटर सर्किट है। इसमें दो सिचुएशन है, क्या कि जब कैपेसिटर को ना आपने एयर से फील्ड कर रखा है, दूसरा है जब आपको माइका से कर रखा है फील्ड। आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे फील्ड कर रखा है, तो मैंने आई बटन पे जो वीडियो दिया आप उसको देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा कैपेसिटर बता रखा है। तो आप ये बताओ कि उसके वोल्टेज के साथ क्या होगा। मैंने वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो आपका कैपेसिटर होता है C अपॉन C0 वो डाइलेक्ट्रिक के बराबर होता है के। तो जो आपका C हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, C इंटू C0। यहाँ पर C0 मतलब है जब एयर से भरा हुआ है, यहाँ पर है जब किसी मटेरियल से भरा हुआ है। जब किसी मटेरियल से भरा हुआ होता है तो आपकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है ना। ऐसा था, तो अब अगर मैं सर्किट बनाना चाहूँ ऐसे करके बनेगा, यहाँ पर इंडक्टर हो जाएगा, ऐसे करके आपका AC सोर्स लग गया है, ये लाइट से के लिए R मानता हूँ मैं इसका, और इसका क्या हो जाएगा XC। अब आप क्या कर लो, यहाँ पर आपकी कितने वोल्ट की थी बैटरी, आपकी किसी 3 वोल्ट की बैटरी थी, ठीक है, मैं मान लेता हूँ 20 वोल्ट की बैटरी थी। तो आप इसका ना करंट निकालो, करंट कितना हो जाएगा। सबसे पहले तो Z निकालो, Z कितना हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, ऐसे करके होगा। तो आपका जो करंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, V अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC मतलब 1 अपॉन ओमेगा C का स्क्वायर, ऐसे करके होगा। अब हमको एक रिलेशन पता था, लेकिन इससे पहले ना आप क्या करो, अब क्या आपको करंट आ चुका है, इसमें तो क्या पूछ रहा है, देखो ऑप्शन में देखो, इसमें वोल्टेज में पूछ रहा है, तो आप वोल्टेज में निकाल के देख लो। ए केस और बी केस बाद में लेना, पहले वोल्टेज निकाल लो कैपेसिटर का। तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा आपका करंट I इंटू XC, ऐसे करके होगा। और XC आपका क्या होता है, पहले तो आपका ये होता है आपका करंट, ये होता है आपका करंट, और आपका XC जो होता है वो होता है 1 अपॉन ओमेगा C, 1 अपॉन ओमेगा C। अब 1 अपॉन ओमेगा C होता है, अब आप यहां पर देख लो V कितना आ गया, V अपॉन ये जाएगा अंदर, हो जाएगी इसकी स्क्वायरिंग, क्यों, क्योंकि बाहर है अंडर रूट के, ओमेगा C का स्क्वायर प्लस ये कितना बन जाएगा, ओमेगा C का स्क्वायर यहां जाएगा, और यहां पर ओमेगा C कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो आप मेरे को ये बताओ, यहां पर जो V है वो क्या है, एक्चुअली V जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है C के। इसका मतलब जितनी ज्यादा आपकी C की वैल्यू उतना ही छोटा आपका क्या, वोल्टेज की वैल्यू। अब मैंने आपको ये रिलेशन बताया कि जो मीडियम में होती है C की वैल्यू वो क्या होती है, ज्यादा होती है कंपेयर टू एयर। अब A जो था आपका V है वो तो एयर में था, मतलब उसका तो क्या होगा, उसका कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी, कम, तो उसकी वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा। लेकिन वहीं अगर हम बात करूं दूसरे केस में, जब माइका है, कैपेसिटर की वैल्यू ज्यादा, V की वैल्यू कम, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन VA बड़ा हो जाएगा VB से। कैसे हुआ समझ में आया, ये आपका ने एक नया फॉर्मूला था, बस इसने जो LCR वाला था, देखो कितने सारे फॉर्मूले पूछ रहे हैं पावर और LCR से, सारे फॉर्मूले लगभग उसी से पूछ रहे हैं, सारे क्वेश्चन उसी से पूछ रहे हैं। तो अगर आपको ये दो कॉन्सेप्ट आते ना भाई, आप फोड़ के आने वाले हो पेपर को, फोड़ के, समझ में आया। तो ये ऐसे करके होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जो ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है। ट्रांसफॉर्मर का ये क्वेश्चन दिख रहा है, पढ़ लो इसको। क्या लिख रखा है उसमें, कहता है जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 90% है, ठीक है। जो काम करता है वो कितने पे करता है, 200 वोल्ट पे करता है। किसको देनी पड़ती है, प्राइमरी को देनी पड़ती है, इसलिए VP कितना हो गया 200। आपका जो पावर कंज्यूम हो रहा है, जो VP कर रहा है पावर दे रहा है, वो कितना है 3000 वॉट, इसमें 3 किलोवाट लिखा है ना, यही है। अब आपका जो सेकेंडरी का करंट है वो कितना है 6 एम्पियर है। जो आपका सेकेंडरी का वोल्टेज कितना होगा और सेकेंडरी का प्राइमरी का पावर कितना होगा, हमको देखो ये सब कुछ दे रखा है। अब हम बहुत सिंपल है, कैसे, हमको क्या क्या फॉर्मूला पता है, हमको पता है ईटा इक्वल्स टू P2 अपॉन P1 होता है, ये पता है, आप रख दो। यहां से अगर आपको पावर निकालनी होगी आप यहां से पावर निकाल सकते हो, एक बार निकाल ही लो। क्यों निकाल लो अभी बताता हूँ, P1 निकाल लो, क्यों, सॉरी P2 कितना हो जाएगा 90 अपॉन 100 इंटू P1 कितना है, PP मतलब यहाँ पर PP, यहाँ पर PS, ये कितना है 3000, कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना हो गया, ये आ गया 2700 आ गया इसका पावर वॉट, ठीक है 2700 वॉट। अब देखो इतना आ चुका पावर। अब आपको क्या करता है, आपको पावर का पता है क्या होता है, VI। V यहाँ पर कौन सा होगा 2 मतलब S और S वाला, यहाँ पर S होगा दोनों साइड, ठीक है, S लिख लेना। S हमको पता है, कितना पता है निकालना है, और S I पता है हमको 2700 अपॉन 6, काटेंगे इसको, ये कितने से कट जाएगा, ये 2, ये 900, ये 450 आ गया, 450 वॉट, 450 वॉट। IP निकालना है। पावर क्या होती है भाई हमको पता है, जो आपका PP होगा वो कितना होता है VP इंटू IP। PP कितना है 3000 है, आपका VP कितना है, PP आपका 200 है। IP नहीं निकाल सकते क्या यार यहाँ से, यार तुम लोग मतलब यार तुम्हारी भी, ये कितना आ गया IP 15 आ गया एम्पियर।
ऐसे करके इस तरह को एक और क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन ऐसे करके, बस उसमें थोड़ा बहुत कुछ और लगाना है। अब देखो आपके ना सारे के सारे क्वेश्चन ना ऐसे करके आते हैं। अब देखो जो ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन था ना 2014 में पूछा गया था लास्ट टाइम, तो इसकी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये आ सकता है, क्योंकि काफी टाइम से नहीं पूछा गया। तो इस साल इसको जरा अच्छे से पढ़ लेना, इसी फॉर्मूले से घुमाएगा। कैसे घुमाएगा वो आपको वहीं पे समझना पड़ेगा। देखो मैं तो बता नहीं सकता ना, अगर मेरे पे पेपर होता मैं करवा देता, बट है नहीं मेरे पेपर, तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा। ये अपने पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करो और तब जाके वहां पे अगर जाओगे ना, आप बस अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से समझो क्वेश्चंस को, और आपसे वहां पे खुद ही हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप इस प्लेलिस्ट से अपने कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छे करो।